सुरेश कुमार जी, सुजानपुर के विधायक सम्मानित कैप्टन रणजीत सिंह जी, कुटलैड के विधायक विवेक शर्मा जी, श्री रामचंद पठानिया जी, चेयरमैन कांगड़ा एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, एक्स चेयरमैन कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, श्री मंजीत डोगरा जी, पूर्व विधायक, श्री सुभाष डटवालिया जी, हमारे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे भाई, श्री पुष्पिंदर वर्मा जी, हमीरपुर से कांग्रेस के विधायक, श्री नरेश ठाकुर जी, कोऑर्डिनेटर नशा निवारण बोर्ड, श्री विवेक जी, कांग्रेस नेता जो कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे झुंझुनू से, श्री संजय शर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष, राजेश बनियाल जी, हमारे श्री डैनी जसवाल जी, श्री विक्रम शर्मा जी, श्री अतुल कड़ोता जी, हमारे डॉक्टर मोहन जी ओबीसी के चेयरमैन, श्री रमेश डोगरा जी, राजीव राणा जी, सुमन भारती जी, कृष्ण चौधरी जी, कमल राव जी और हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रूबल ठाकुर जी, जिनका कि आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कर्नल पीएस सत्री जी जो कि हमारे चेयरमैन है एक्स सर्विसमैन सेल के, कमल पठानिया जी, पवन कालिया जी, मंच पर सम्मानित सभी अतिथिगण, हमारे पत्रकार बंधुओं, एडवोकेट भाई और हमारे सभी बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, बड़सर में शराफत हारी है और बेईमानी जीती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 2017 में हमीरपुर के जिला के लोगों ने एक गलती की थी। भावना में आके जब गलती कर दी जाए उसका नुकसान बहुत होता है। 2017 में आपने इस जिला से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी को सुजानपुर की जनता ने चुनाव हरा दिया। 2017 में चुनाव हारने के बाद जबकि उनको मुख्यमंत्री घोषित किया हुआ था, हमीरपुर जिला में को काफी धक्का लगा और हमीरपुर में 2017 में चुनाव हारने के बाद एक भी मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनाया। जो मुख्यमंत्री देता था उस जिला से एक भी मुख्यमंत्री नहीं बना। क्या कारण थे? और आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके विकास की गति वहीं रुक गई। जिला हमीरपुर जो मुख्यमंत्री मंत्री देता था, एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं बना। फिर 5 साल आपका विकास रुका रहा। 5 साल विकास रुकने के बाद हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। मैं कभी कल्पना में नहीं कर सकता था कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो हमारी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे। और उसके बाद जब हमारी सरकार संकट में थी, हमारी सरकार को विधायक चाहिए थे, उसको गिराने की कोशिश भी हमीरपुर के 2 विधायकों ने की। भगवान ने हमारा साथ दिया, प्रदेश के देवी देवताओं ने साथ दिया, हिमाचल की जनता ने साथ दिया, लेकिन बड़सर की जनता ने साथ नहीं दिया। बड़सर में बेईमानी जीत गई, शराफत हार गई। अब जब शराफत हार जाए और बेईमानी जीत जाए, आप कल्पना कीजिए कि एक 5 विधानसभा क्षेत्र का छोटा सा जिला, जहां आप एक बार फिर से मुख्यमंत्री को मजबूत ना करके यहां से फिर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके, ऐसे क्या कारण है? जब विधायक लोग पार्टी छोड़ सकते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अब कट्टरता का जमाना नहीं रहा कि हम इस पार्टी से उस पार्टी के हैं। अब सिर्फ विकास का जमाना रहा है। अगर आपने विकास को गतिविधि देनी है, विकास में तेजी लानी है,
तो आपको उस पार्टी के साथ चलना चाहिए जो मुख्यमंत्री देता है, उस जिला के साथ चलना चाहिए। वक्त गुजरा, ये जो मिनी सचिवालय आपका है, जब मैं मुख्यमंत्री 2022 में बना 11 दिसंबर को, मैंने हमीरपुर जिला के सभी स्कीमों की योजनाओं की एक बैठक बुलाई। इस मिनी सेक्रेटेरिएट का पत्थर चुनावों से सिर्फ 6-8 महीने पहले रखा गया और बजट भी 90 लाख रुपया रखा गया। मुख्यमंत्री बनने का फायदा देखिए, 16.5 करोड़ मैंने इस मिनी सचिवालय को बनाने के लिए दिए। और जब मिनी सेक्रेटेरिएट बनकर तैयार हुआ, मैं यहां उद्घाटन करने के लिए आना चाहता था। पता लगा कि यहां फर्नीचर ही नहीं है और ठेकेदार की पेमेंट नहीं हुई है। मैंने प्रोग्राम रखा था और मैंने 4.5 करोड़ रुपया फर्नीचर के लिए और इसके पूरा कंप्लीट करने के लिए दिया और कहा मैं तब आऊंगा जब इसमें पूरा फर्नीचर भी लग जाएगा। और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए जो पढ़ाई करके कंपटीशन देना चाहते हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी भी इस मिनी सचिवालय में बनाई गई है। और मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को बोला कि यहां ऑनलाइन और जो बुक्स है वो उपलब्ध करवा दी जाए। 15 साल पहले हमीरपुर बस स्टैंड का शिलान्यास किया गया था। हर बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद को 20 साल से आप यहां से चुनकर भेजते। हर बार हमीरपुर से आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुनकर भेजा। वहां भी शराफत हारी, वहां भी बेईमानी जीती। पढ़ा लिखा जिला होने के बाद क्या आप ये कल्पना नहीं कर सकते, ये आकलन नहीं कर सकते कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है? ये आपको देखना है। उस बस स्टैंड के लिए हमने 93 करोड़ रुपया दिया। 110 करोड़ की लागत से हमीरपुर के बस स्टैंड का शिलान्यास हो रहा है। हमारे काम आपको मुख्यमंत्री के जिले का एहसास करवाते रहेंगे। बिजली से सलोनी तक की सड़क थी, सलोनी से बिजली तक की सड़क थी। मैं कई बार गया, पिछली बार जब मैं आया था तब भी मैं वहां गया। उसको हमने डबल लेन करने की बात की और उसके लिए 37 करोड़ रुपया मैंने उपलब्ध करवाए। आज के ठीक 11 दिसंबर के बाद हमारी सरकार को 3 साल होंगे। 3 साल पहले जब मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, मैंने अपने जीवन में कभी भी कल्पना नहीं की थी कि एक आप जैसे परिवार से उठकर, जिसके परिवार में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं था, आम परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। 20 साल से मैं विधायक हूं, मैं कभी मंत्री पद पर नहीं रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया वो उस आवाज को सुना, उस पीड़ा को सुना जिसकी कोई आवाज नहीं थी, जिसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था। उन बच्चों की आवाज जो अपने माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, अनाथ हो चुके थे, उनकी कौन देखभाल करेगा? 6000 ऐसे बच्चे जो अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां उन्हें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और 27 साल की उम्र तक, जब तक उसकी पीएचडी नहीं हो जाती, उस पीएचडी तक हमारी पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। और 18 साल से ऊपर हर महीने उन बच्चों को 4000 रुपया महीना मिल रहा है। शादी करने के लिए 2 लाख मिल रहे हैं, घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कभी हमसे मांग नहीं की, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई अखबार से न्यूज नहीं निकाली, लेकिन एक दर्द हमारे सीने में था कि इस जो प्रदेश की संपदा है, इसमें उन बच्चों का भी अधिकार है। अभी हमारी सरकार ने उन विधवा बहनों के बच्चों के लिए एक योजना लेके आए,
क्योंकि विधवा बहनें हमारे पास दर्द लेकर नहीं आई। हमने कहा उन विधवा बहनों की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी और 23,000 विधवा बहनों के बच्चों की खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत उठा रही है। ये एक आम परिवार से निकले मुख्यमंत्री की सोच थी, जहां दर्द उसने देखा उन विधवा बहनों का, जहां अनाथ बच्चों का दर्द देखा। फिर हमने शिक्षा के स्तर को देखा। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। शिक्षा के स्तर में इतनी निचले स्तर पर गिरावट आ चुकी थी कि गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आम परिवारों के बच्चों को हम धोखा दे रहे हैं। हम धोखा दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन में 2023 में जब मैंने शिक्षा की बैठक ली, मेरे साथी रोहित ठाकुर जी थे। हम 21वें स्थान में थे, यानी कि गुणात्मक शिक्षा में पूरे देश में 2021 से लेकर हम 21वें स्थान पर पहुंच गए। 5वीं का बच्चा सरकारी स्कूल में दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता था। हमारे माँ बाप बड़े तैयार होकर अपने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेजते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा और कहीं ना कहीं की सरकारी नौकरी करेगा। यह शिक्षा का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सरकारी स्कूलों का कर दिया। और चुनाव से ठीक 6 महीने पहले 600 स्कूल और खोल दिए गए। स्कूल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिफिकेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज जो सुभाष जटवालिया जी ने स्कूल बोलने में सब बोल देता हूं, नोटिफिकेशन कर देता हूं। क्या उस नोटिफिकेशन से हम उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भला कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। 600 स्कूल खोल दिए और उन स्कूलों में टीचरों की भर्ती नहीं की गई। एक स्कूल से उठाकर दूसरी जगह दूसरा टीचर भेज दिया गया। उस स्कूल की पढ़ाई भी खराब हुई और दूसरे स्कूल की भी पढ़ाई खराब हुई। हमें फैसला करना था। हमने कहा हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आम परिवारों के बच्चों को धोखा नहीं दे सकते। परिणाम कुछ भी रहे, राजनीतिक परिणाम कुछ भी रहे, हमने उस स्कूलों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत की। मैं और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी दिन रात बैठकर उसमें काम करते रहे। मैंने शिक्षा मंत्री को कहा कि स्कूलों के बारे में हमें फैसला करना पड़ेगा और हमने फैसला किया। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हम जिस 2.5 साल में जिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो 21वें स्थान पर था, भारत की उसी केंद्रीय एजेंसी ने द्वारा हमें गुणात्मक शिक्षा के आधार पर 5वें स्थान पर ला दिया। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार होती है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हम फैसला कर रहे हैं और आप देखना, एक सेंट्रल स्कूल के लिए आप लाखों बार लोगों के पास जाते हो कि मुझे सेंट्रल स्कूल दे दो। मैं आपके हूं। यहां बड़सर में भी सेंट्रल स्कूल के बराबर की सुविधा देने जा रहा हूं और बड़सर का जो स्कूल इन्होंने सीबीएसई मांगा है उसको सीबीएसई करने जा रहा हूं। इन्होंने 5-6 स्कूल मांगे हैं और इस स्कूल को हम अगले एकेडमिक सेशन से सीबीएसई करेंगे ताकि जो इधर उधर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और सभी टीचर उन सीबीएसई स्कूलों में उपलब्ध होंगे। उस स्कूल के बच्चों के ड्रेस कोड होगा, टीचर का भी ड्रेस कोड होगा। अभी तक हमें सीबीएसई से 20 स्कूलों की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। 100 स्कूल अगले एकेडमिक सेशन से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये स्कूल ऐसे नहीं होंगे। इस स्कूल की क्वालिटी आप देखेंगे तो आप फख्र महसूस करेंगे, लेकिन इस सारी व्यवस्था को बदलने के लिए समय चाहिए और उस समय के अनुसार हमने व्यवस्था बदली है। और आने वाले 5-7 सालों में हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल होंगे वो बेस्ट क्वालिटी के स्कूल इंडिया के होंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। हेल्थ का क्या हाल है? आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर साहब को आप अपनी दिखाते हैं। हेल्थ में आपको अगर छींके आ गई, पैरासीटामोल खा ली, एंटी एलर्जी खा ली, AG 500 खा ली, कभी आपने सोचा है 1000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता, जिसकी कोई गिनती नहीं होती,
जब बीमार होता तो खर्चा करना चाहते हैं, कोई गिनती नहीं होती कि कोई गिनती होगी। उस समय तो ये देखते हैं कि किसी तरह मेरा इलाज हो जाए, मेरी जमीन भी बिक जाए, मेरा इलाज हो जाए। पर आपको बीमारी क्या हुई इसका पता हॉस्पिटल में तक नहीं लग पाता। आपका डॉक्टर एक्सरे करता है, आपका डॉक्टर सीटी स्कैन करता है, आपका डॉक्टर एमआरआई करता है। हार कर आप पीजीआई जाते हैं या बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। 1000 करोड़ हर साल हिमाचल प्रदेश की जनता बाहर खर्च करती है हेल्थ के लिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस कहीं है जनसंख्या के अनुपात में, हिमाचल प्रदेश में। 40 साल से ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि आज करो, कल करो, फाइलों में जाओ, ये करो। हम उस व्यवस्था को ही बदलने आए। शिमला का आईजीएमसी जो हमारा प्रीमियम हॉस्पिटल है, या हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, 19 साल पुरानी एमआरआई मशीन है जिसको मैंने अब जाकर तब्दील किया। 19 साल पुरानी मशीन है। एक्सरे की 15-15 साल पुरानी मशीनें हैं। मैंने कहा यह जनता के साथ धोखा है। सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? एक आम परिवार का आदमी जाता है, किसान का बेटा जाता है, गरीब इंसान जाता है। वहां बेचारा 4 घंटे लाइन में खड़ा होता है, डॉक्टर से बारी आती है, पेन किलर से दर्द दूर होता है, लेकिन बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होती है। डायग्नोसिस ढंग से होता है, रोग का पता ही नहीं लगता कि आपको रोग क्या है, और आप काफी पैसा खर्चते दे आ जाते और हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हमने उस दिशा में ध्यान देना शुरू किया। हमने डॉक्टरों की कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, सबसे बेस्ट पैरामेडिकल स्टाफ है। क्या कमियां हैं? हमने मेडिकल कॉलेज में भी व्यवस्था परिवर्तन किया। हमने देखा कि पीएचसी की नर्स, पीएचसी का डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। हमने दोनों कैडर को अलग किया, जिसके लिए आंदोलन होते थे कि हमारे को अगर हाथ लगाया तो हम आंदोलन कर देंगे। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को अलग कर दिया और मेडिकल कॉलेज को अलग कर दिया। और आज पहले चरण में 1300 करोड़ में मैंने कहा कि आप सारे सीएससी, पीएचसी के जहां भी डॉक्टरों की कमी है उन डॉक्टरों को भरेंगे, और जहां मेडिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत है हम मेडिकल टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएंगे। हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन वहां पीजी की क्लासेस है, स्पेशलिस्ट है। मैं हमीरपुर में 7 और स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट खोलने जा रहा हूं, जिस पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए के करीब और खर्चा आएगा। और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर जिले में बनने जा रहा है, जिसके लेके 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये क्यों हो रहा है? ताकि आपका पैसा बचाया जा सके। आपके पास यह बेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी होगी, आपको यह पता लग जाएगा मुझे ये बीमारी है, मुझे ये इलाज करवाना है। आपको कहीं भी ना तो जलंधर जाना पड़ेगा, ना पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जनता सरकारी हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाती है। आज हमने आदर्श अवस्था संस्थान हर एक विधानसभा क्षेत्र में खोले। 6 हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर देने की कोशिश कर रहे हैं, और 1 साल के भीतर 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हम सब आदर्श अवस्था संस्थानों में दे देंगे। और जो बड़सर का हॉस्पिटल है, जिसको सुभाष चंद्र डडवालिया जी ने कहा है कि मैं 100 बेड का इसको करना चाहता हूं, इसको हमने आदर्श अवस्था संस्थान तो डिक्लेयर किया ही है। मैं इसको 100 बेड डिक्लेयर करने की भी घोषणा करता हूं कि इसमें 100 बेड भी किए जाएंगे। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि डडवालिया जी की शराफत के कारण मैं दे रहा हूं, आप लोगों को दे रहा हूं। हॉस्पिटल में भी आप परिवर्तन देखेंगे। हम किसी को तंग करने के लिए नहीं आए हैं, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। मैं ये सोचूं कि मेरे यहां से तो, मेरे जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से तो शराफत हार गई, बेईमानी जीत गई, और मैं यहां काम नहीं करूं, ये मेरी नीयत नहीं है। मेरी नीति है कि पूरे प्रदेश का एक समान विकास हो। तीसरी सबसे बड़ी बात हम इस सरकार की, हमारी केंद्र बिंदु की है
जहां शिक्षा के क्षेत्र हमारा पहला केंद्र बिंदु है, मेडिकल हेल्थ हमारा दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र दूसरा केंद्र बिंदु है, तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी केंद्र बिंदु है। मेरे पास डटवालिया जी आए, कहा कि बड़सर को नगर पंचायत का दर्जा दे दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल देंगे, लेकिन आप चुनाव तो जीते नहीं, आपके मन में इतना दर्द क्यों है? कहता है कि नगर पंचायत बनने के बाद हमें यह फायदा होगा कि यहां विकास लगेगा और यहां पैसा आप यूडी के माध्यम से बहुत अधिक लगाएंगे। फिर मुझे कहा कि कोई टैक्स तो नहीं लगेगा। मैंने बोला बड़सर के नगर पंचायत पर कोई आने वाले समय में अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो उसका है उसमें कोई टैक्स की बात नहीं। और इसी संदर्भ में इन्होंने हमसे एक पार्किंग मांगी, जिसमें कहा कि मेरे पास जगह है, उस पार्किंग को भी मैं देने की घोषणा करता हूं। तीसरा हमारा केंद्र बिंदु क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है? गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? बड़े बड़े उद्योगपति है, जीएसटी लगने के बाद हिमाचल प्रदेश को 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हम 3 रुपए पर यूनिट बिजली दे रहे हैं, किनको? उद्योगपतियों को। ये पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर गई। 5,000 बीघा जगह बिना रजिस्ट्री के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नालागढ़ और बद्दी में बड़े उद्योगपतियों को दे दी और कहा आप यहां उद्योग लगाइए। उद्योग लगाकर कहा कि हम आपको 10 साल तक 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं, जबकि हम जनता से 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली ले रहे हैं। और कहा कोई रजिस्ट्री जो जगह की होगी उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी और 10 साल तक पानी भी मुफ्त में देंगे। और आपको कहते हैं जितने बड़े उद्योगपति है उनको बोला कि आपको बियर हाउस भी बनाकर देंगे। मैंने जब विभाग की मीटिंग ली, मैंने कहा ये तो जनता की संपदा को लुटाना है, ये जनता के पैसे को क्यों लुटा रहे हो? लेकिन वो उन्होंने एग्रीमेंट किए हुए थे। मैंने कहा हम जनता की संपदा को लुटाने के लिए नहीं आए हैं, ना लुटाने के लिए आए ना लूटने के लिए आए हैं। हमने कहा कि गांव के लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए। कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गांव में किसी ने गाय रखी है, भैंस रखी है, उससे सरकार गाय के दूध के रूप में 51 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्पॉट प्राइस दे रही है, सरकार खरीदेगी। 2 रुपया किराए का भी देगी। भैंस का दूध के रूप में 61 रुपए सरकार खरीदेगी, 2 रुपए किराए के रूप में देगी। जिनके पास जगह है, अगर वो प्राकृतिक खेती का फार्म भरते हैं तो 60 रुपए किलो गेहूं सरकार खरीदेगी, 40 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी और 90 रुपए किलो कच्ची हल्दी सरकार खरीदेगी। कच्ची हल्दी का क्षेत्र में यह फायदा होगा कि ना तो उसको सुअर खाता है, ना नील गाय खाती है, ना बंदर खाते हैं। हल्दी लगाई, 1 किलो के 90 रुपए आपके हाथ में मिलेंगे। जिस प्रकार हल्दी को अगर आप एक प्राकृतिक रूप में उगाएंगे, सरकार आपसे खरीदेगी, कोई और नहीं खरीदेगा, सरकार खरीदेगी। ये इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और हमने देखा कि मनरेगा में कई महिलाएं लगी रहती है। 2 साल में हमने मनरेगा में पिछले 40 साल में कभी इतनी बढ़ोतरी नहीं की, 80 रुपए की बढ़ोतरी की और मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाकर 335 रुपए की। क्यों? गांव के किसानों के पास पैसा पहुंचना चाहिए। हर बार ट्री प्लांटेशन होता, ट्री प्लांटेशन में मंत्री एमएलए आकर पौधा लगा लेते, फॉरेस्ट कारपोरेट डिपार्टमेंट उसमें पौधा लगा लेता। हमने कहा अब महिला मंडल पौधे लगाएंगे और 5 साल में हमारी सरकार उनको 6,40,000 रुपया देगी। महिला मंडल, युवा मंडल, स्वयं सहायता समूह, हर एक जगह महिला मंडल वाले अगर पेड़ लगाते हैं, पेड़ वन विभाग उपलब्ध करवाएगा, चारों तरफ जाली भी वन विभाग लगाएगा। निश्चित रूप से जब वो वन विभाग लगाएगा तो महिला मंडल में जो पेड़ उगे हैं, उन पेड़ों के कारण आपको 1,20,000 1 हेक्टेयर के मिलेंगे, यानी 25 करनाल के मिलेंगे। एक और योजना हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लेकर आए हैं। अगर आप अपने जमीन पर
100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत अगर आप 1 करोड़ का लोन लेते तो उसमें अगर आपको 9% का ब्याज लगता है, 5% ब्याज हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी और जो बिजली उस प्रोजेक्ट से बनेगी वो हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीदेगी। इस प्रकार की योजनाएं हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लेकर आए। प्रदेश में विकास किस तरह हो, जनता का पैसा जनता के हाथ में कैसे जाए। जब आप ऐसे फैसले करते हैं तो कई प्रकार की अड़चने आपके पास आती हैं। पहले तो अधिकारी वर्ग से अड़चने आती है, फिर राजनीतिक दबाव के कारण अंदर से बहुत अड़चने आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी के लिए शराब के ठेकों की नीलामी के नहीं की। हर साल रिन्यू कर दिए जाते थे और सरकार को सिर्फ 10% का प्रीमियम मिलता था। हमारी सरकार ने जब ऑक्शन की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल में 400 करोड़ रुपए कमाया। हमारी सरकार ने ऑक्शन करके एक ही साल में 450 करोड़ का जनता की संपदा को लूटने से बचाया। 450 करोड़ रुपए एक साल में बचाए जो 5 सालों में उन्होंने कमाए। ये आपका पैसा है। ये मुझे नहीं समझ नहीं आता था। जब मैं कुर्सी में बैठा तो मैंने अंदाजा लगाया कि जनता के पैसे को कैसे लुटा रही है सरकारें। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन जब मैंने कुर्सी पर बैठकर देखा कि आम व्यक्ति के अधिकार को कैसे लूटा जा रहा है, गरीब के अधिकार को कैसे लूटा जा रहा है, कुछ बड़े बड़े लोग उसका फायदा उठाते हैं। हमने उन चोर दरवाजों के रास्तों को बंद किया और उन चोर दरवाजों के रास्तों को बंद करके 3000 करोड़ रुपया जो आपका धन था लुटा दिया जाता था, उस चोर और भ्रष्टाचार के दरवाजे को हम लोगों ने बंद किया और अनाथ बच्चों के लिए, विधवा बहनों के लिए, दिव्यांगों के लिए, गांव के लोगों के लिए योजना लेकर आए। मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी, उन्हें 50,000 करोड़ रुपए का अधिक लाभ मिला। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दी। बीजेपी की सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार कहती थी, हमारे 1600 करोड़ 2% की एडिशनल बोरिंग बंद कर दी। प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए आपदा राहत के लिए घोषित किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों से कहूंगा, 7 सांसद चुनकर भेजे हैं, 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, 1 सांसद चोर के ले गए हो। 7 सांसद चुनकर भेजे हैं, 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब 1500 करोड़ रुपए देने की बात की, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये 1500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी से लेकर आइए। हम आपके नेतृत्व में भी चलने को तैयार है। प्रदेश की जनता में मुझे आपका नेतृत्व भी स्वीकार करने की जरूरत है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तकरीबन 2023-24 से हम आपदा सहन कर रहे हैं। पिछले वर्ष से ज्यादा इस वर्ष 2023 से ज्यादा इस बार भारी आपदा आई। आपदा प्रभावित परिवार सड़कों पर आ गए। बड़ी मुश्किल से एक घर हिमाचल प्रदेश में, मैं जानता हूं, पाई जोड़कर एक पक्का घर बनाया जाता है और ये कल्पना भी नहीं उस परिवार ने की होगी जब किसी रात को उसका घर इस भारी आपदा में बह गया। देश के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 दिया जाता है। मैंने कहा 1,30,000 से घर नहीं बनता। हम उन आपदा प्रभावित परिवारों को नवंबर के पहले हफ्ते में अपने संसाधनों से 7,70,000 रुपया देने जा रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष की जो आपदा आई है, जिसका घर टूटा है, जिसका घर पूरी तरह नष्ट हो गया, उसको 7,70,000 देंगे। जिसका घर आंशिक रूप से टूटा उसे 1,00,000 रुपया देंगे। जिसकी भैंस गाय मरी है उसको 55,000 रुपया हमारी सरकार देगी। और पूरे प्रदेश में
मैं आपदा राहत का पैकेज बांटूंगा, आज मैं ये घोषणा करना चाहता हूं। प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश की तरक्की हो, प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, प्रदेश के लोगों के हाथ में पैसा कैसे आए। हमारे संसाधन सीमित हैं, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमें कैसे आत्मनिर्भर बनना है। हमें पैसा आता कि हम उठातेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में, मैं ठेकेदारों को दोष नहीं देता, ठेकेदारों को फायदा बनाने के लिए 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई और जो आज खाली पड़ी है, 1000 करोड़ की हर जगह खाली पड़ी है, और कर्जा हमारे ऊपर छोड़ गए। तो जो डबल इंजन की सरकार कहते थे, कभी उन्होंने आंगनबाड़ी आशा वर्कर का मानदेय नहीं बढ़ाया, चुनावों से पहले बढ़ाते थे। हम जब से आए, हम हर साल बढ़ाते हैं, हर साल बढ़ाते हैं हम। वो चुनाव के वक्त आकर मानदेय बढ़ाते हैं। मेरा कोई भी बजट देख लेना, उसमें जो भी नीति बनी होगी, जो भी योजना होगी, वो प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनी होगी। हम शिक्षा में व्यापक सुधार कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो हमारे सीबीएसई स्कूल होंगे, उसमें पढ़ने वाले बच्चे और जो सरकारी स्कूल में होंगे, आने वाले समय में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। एम्स के बराबर हम सुविधाएं दे रहे हैं अपने सभी मेडिकल कॉलेज में। आप देखना आने वाले समय में उसमें भी सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं। 40 साल से जो बिगड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम परिवर्तन करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम ये सोचकर काम करें कि मैं 5 साल तक इसको भी खुश करो, उसको भी खुश करो, गलत काम करते जाओ तो प्रदेश का भला नहीं होने वाला। जो युवा पीढ़ी है, उनका सुनहरा भविष्य बनाने के लिए हम आए। अभी पुलिस की 1000 भर्ती हुई, भर्ती में कोई उंगली नहीं उठा सकता, पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई। भारतीय जनता पार्टी के समय पुलिस की भर्ती हुई, पेपर तक लीक हो गए। राज्य चयन आयोग से जो गरीब बच्चे पढ़े लिखे मेरिट में आते थे, उनके साथ धोखा हुआ, और जो 50,000 और 1 लाख रुपया खरीद कर सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर खरीदते, वो सिलेक्ट हो गए। हमने उस बोर्ड को भंग किया। अभी हम और भर्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर के कारण हमारे जो युवा देश की सेवा के लिए जाते थे, उन्हें अग्निवीर के कारण देश की सेना में भर्ती होने में दिक्कत होने लगी। मैं यहीं से अभी 800 पुलिस वालों की और भर्ती करने जा रहा हूं, ताकि जो अग्निवीर की कमी रेगुलर के रूप में है, उसे मैं पूरा कर सकूं। दीपावली के अवसर पर हमने आर्थिक संसाधनों से 3% डीए की किस्त भी दी है। तो आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वही प्रदेश तरक्की करता है जहां जनता का साथ होता है, समाज का साथ होता है। मैं बार बार कहता हूं कि 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये एक परिकल्पना नहीं है। और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। मुझे पता है, आप नहीं जानते, जब मैं भी एमएलए था, मैं भी अंदर की बात नहीं जानता था। मुझे पता है कि आप लोगों के धन को कैसे बचाना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम संपदा को बचाने के लिए आए हैं, धन को लुटाने के लिए नहीं आए हैं। धन जाए तो आम आदमी के हाथ में जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। विश्वास कीजिए, इस बार आपने बेईमानी को जिताया है, अगली बार आप यहां से कांग्रेस की ईमानदार प्रत्याशी को जिताएंगे, शराफत को जिताएंगे। जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। बेईमानी किसने की है, क्या आपने करना है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आपको तय करना। आप पढ़े लिखे हैं। और उस समय बेईमानी को आपने जिताया जब आपके जिले के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में थी।
आप कल्पना कीजिए ये आने वाला समय प्रदेशवासियों के लिए सुनहरा है। मैं प्रदेशवासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में दोबारा से हमें आशीर्वाद दिया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम फैसले करना चाहते हैं, आप साथ दीजिए। हमारे फैसले आमले की तरह शुरू में थोड़े कड़वे और खट्टे लगते हैं, आने वाले समय में मीठे लगने लगे हैं और ये मीठे लगने शुरू हो चुके हैं। अब आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जब प्रदेश आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ता है उस समय थोड़े बहुत फैसलों से पीछे नहीं हटना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमीरपुर के डॉक्टर पुष्पिंदर जी भी आए हैं। हमीरपुर जिला को हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया है, हमीरपुर जिला को, और वहां भी हम बड़े प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं। आप देखेंगे पूरे जिले की तस्वीर बदलेगी, पूरे जिला की सड़कों को हम डबल लेन करने जा रहे हैं, हर घर में हम पानी देने जा रहे हैं। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ की योजना का काम 55% पूरा हो चुका है। कई सड़कों का निर्माण हम करने जा रहे हैं, सभी सड़कें अभी डबल लेन होगी। 65 करोड़ रुपया मैंने बाबा बालकनाथ मंदिर जी के लिए, बाबा जी के मंदिर के लिए स्वीकृत किया है और अभी जल्दी ही बिजड़ी में उसका मैं फाउंडेशन स्टोन रखने भी आऊंगा। अभी मैं भोटा में भी जो हमारा बस स्टैंड है उसका भी फाउंडेशन स्टोन अगले महीने रखने आ रहा हूं, मैं वहां भी आऊंगा। बड़सर मेरा घर है और आने वाले समय में बड़सर में अभी 96 करोड़ सड़कों का काम शुरू हो चुका है। बड़सर धनेटा सड़क 20 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। सलोनी द्योड़सीट सड़क 36 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। चकमोह रैली जजरी सड़क 11 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। बड़सर नेरी गुजरेड़ा सड़क 9.5 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। बड़सर से चंबो सड़क 7 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। बल निहाल से संज्ञादी ट्यालादी सड़क 10 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। 96 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों का निर्माण यहाँ किया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जिले से मैं मुख्यमंत्री हूं। इसके अलावा पानी की और योजनाओं का भी कार्य शुरू किया जा रहा है। जो 10 करनाल जगह यहां से 500 मीटर दूर है वहां एक इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा ताकि हमारे युवाओं को इंडोर स्टेडियम और पार्किंग की सुविधा दी जाए। इसके लिए इस बजट में जो हमारा बजट आने वाला है उसमें पैसे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ लाइट्स की बात की है, 3 लाइटें 9 लाइट की है, 3 लाइट की मैं देने की भी मैं घोषणा करता हूं क्योंकि अगले साल आपको दोबारा भी तो आना है। अगर दोबारा आएंगे तो हाँ, एक बिज्जड़ की पुलिस चौकी का बात की है, वो बिज्जड़ में जब मैं आऊंगा तभी उस दिन करूंगा, तो आप मुझे दोबारा नहीं बुलाना चाहते। और बड़सर के बस अड्डे का भी शिलान्यास करने के लिए मैं आऊंगा और बड़सर को भी नया बस अड्डे की सौगात हम आज के समय देने जा रहे हैं। बड़सर के बस अड्डा एक नया उपलब्ध करवाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, हाँ, ये एक रूबल जी ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज बड़सर में MA और MCOM की क्लासेस अगले 70 से इसको भी शुरू करने की मैं घोषणा करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमीरपुर जिला जहां शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय हो वह स्पोर्ट्स टूरिज्म के रूप में भी अग्रणीय हो, इस दिशा में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपने हमारी बात सुनी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज और चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ खड़े होइए। हम आप लोगों की सरकार है, आम लोग की सरकार आई है, आपका दर्द हम बांटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सर आपने बहुत विस्तार से देश का विजन यहाँ रखा और जो